Yes, friends, welcome you back to this second session of Sarfaishi Act 2002. Friends, yesterday's session was very technical session. Yesterday's session was the first session. It was the basic section where we discussed all the nitty-gritties with respect to Sarfaishi Act. Friends, second important thing is in that session we discussed the positive side. Positive side in the sense what? एक बैंक थी, अगर मैं आपको रिकैप करवाऊं तो ये रहा वो डायग्राम. बैंक थी, ये डबल डॉट जो आप देख रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वो बैंक थी जिसने लोन दी थी 2020 में, जो रिकवर होने वाली थी 2022 में, पर उसे 2021 में पैसों की जरूरत पड़ी तो 2021 में उसने क्या किया था? असेट रिकंस्ट्रक्शन. सो असेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कई बार कंपनी अपने पैसों को अर्ली रियलाइज, यानी कोई बैंक अपने पैसों को अर्ली रियलाइज करने के लिए भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है. जरूरी नहीं है कि एनपीए हो तो ही असेट रिकंस्ट्रक्शन होता है, पर अगर एनपीए हो तो कैसे होता है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है. नाउ फ्रेंड्स, कल मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर और थोड़ा क्लैरिफिकेशन आए, तो बिकॉज दिस बिंग अ वीडियो लेक्चर वो डायग्राम से थोड़ा क्लियर कम हो रहा था, तो एक काम करते हैं, हमने कल क्या देखा था, कल की समरी लेते हैं, यानी रिकैप. रिकैप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. तो मैं आपको ऐसा कहूंगा, सबसे पहले सबसे फर्स्ट सरफाइशी में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो दैट इज ऑफ असेट कंस्ट्रक्शन. सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? असेट कंस्ट्रक्शन. इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक साइड है बोरोवर एंड दूसरी साइड है ओरिजिनेटर. अगर मैं आपको याद करवा दूं तो बोरोवर को हम ऑब्लिगेटर भी कहते हैं, ऑब्लाइगर भी कहते हैं, एंड ओरिजिनेटर इज नथिंग एल्स बट यू कैन से बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, बैंक गिव्स लोन, जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड सामने बोरोवर गिव्स अ प्रॉमिस टू रिपे प्लस creates a charge on its assets, and that's how this is what, then you can say friends, this is asset construction. So basically what is asset construction? When बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनेटर, गिव्स लोन, यानी जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, टू बोरोवर यानी ऑब्लाइगर, देन दिस इज नोन एज व्हाट? असेट कंस्ट्रक्शन. एंड जो ये लोन है उससे हम फाइनेंशियल असेट भी बोल सकते हैं. क्यों हम इसे फाइनेंशियल असेट कह सकते हैं? आप बोले सर ये तो लोन है, ये तो लायबिलिटी है. फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बोरोवर के लिए लायबिलिटी है,
बट व्हेन वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक, दिस इज व्हाट, दिस इज एन असेट। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है असेट कंस्ट्रक्शन का। ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? देन इट इज अ सेकेंड कॉन्सेप्ट, that is of securitization. जिसके अंदर क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन में एक साइड क्वालिफाइड बायर्स है, इन एक साइड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। नाउ व्हाट विल हैपन, क्वालिफाइड बायर्स जो है वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसे देते हैं, एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्वालिफाइड बायर्स को एक अलग प्रकार की सिक्योरिटी देती है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अलग अलग प्रकार की स्कीम लाती है, प्लान लाती है, एंड उनकी अलग अलग सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है। अब मान लो स्कीम ए, बॉयज ने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया, गर्ल्स ने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया। स्कीम ए को प्रॉफिट है, स्कीम बी को लॉस है, तो बॉयज को बेनिफिट मिलेगा, गर्ल्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स हाउ वी से दैट सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सो उसके अंदर आपको डिवाइडेड इंटरेस्ट मिलता नहीं है, द इंटरेस्ट इज ऑलवेज व्हाट, अनडिवाइडेड। दैट यू नीड टू टेक केयर। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इन सिक्योरिटाइजेशन? Asset reconstruction company issues security receipts to investors, जिसे हम यहां पे कहते हैं qualified buyers, and raises fund for doing asset reconstruction. So असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट देके जो फंड इकट्ठा करती है, जिससे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, असेट रिकंस्ट्रक्शन, देन इट इज नोन एज व्हाट, सिक्योरिटाइजेशन। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इज असेट रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या था फ्रेंड्स, देन वी हैव ओरिजिनेटर, यानी बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड दूसरा नीचे हमारे पास क्या है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कल के डायग्राम के साथ लिंक बने उसके लिए। नाउ ये जो बैंक है उसको पैसे कब मिलने वाले, then bank is going to receive the money, but bank is not going to receive the money right now. बैंक ने लोन दी थी 2020 में और उसे पैसे कब रिकवर होने वाले, 2022 में। तो बैंक को अभी कोई पैसे मिलने वाले नहीं है, पर बैंक के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड इसलिए बैंक अभी अर्ली ये लोन के पैसे रिकवर करना चाहता था। सो बैंक विल सेल दिस असेट टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये पॉजिटिव एग्जांपल हुआ फ्रेंड्स, जिसमें एक बैंक अपने परफॉर्मिंग असेट की अर्ली रिकवरी करना चाहता है। एंड इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग असेट हो तो उसको भी वो लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स हियर, बैंक अपना जो फाइनेंशियल असेट है वो किसको बेच रहा है,
असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, एंड सामने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्या कर रही है, पैसे दे रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन? वेयर originator sells its financial asset and ARC acquires the financial asset. What is the purpose? For the purpose of realization of financial asset. Then friends, this is known as asset reconstruction. So ये तीन फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, और इसके अलावा और दो इवेंट थी। वन इज रियलाइजेशन, यानी जिसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोरोवर के पास से पैसे रियलाइज करती है, एंड रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, जिसमें असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट के पैसे वापस चुका देती है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स 5 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी जो मैंने कल भी आपको एंड में रिवाइज करवाई थी, जिसके अंदर क्या था, तो आप वापस से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 5 एक्टिविटीज थी। असेट कंस्ट्रक्शन जो ओरिजिनेटर एंड बोरोवर के बीच में होती थी, फिर सिक्योरिटाइजेशन, देन असेट रिकंस्ट्रक्शन, देन रियलाइजेशन, एंड लास्ट कम्स इज द रिडेम्पशन। सो दिस इज द बेसिक रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लास्ट लेक्चर। ये भी फ्रेंड्स आप पॉज करके कॉपी कर पाओ, इसलिए मैं भी पॉज हुआ। अब फ्रेंड्स हम आज के लेक्चर के लिए आगे बढ़ते हैं। टुडे mainly what we are going to discuss is the part B, that is of असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे मैं शॉर्ट में कहूंगा ARC, जिसे मैं शॉर्ट में क्या कहूंगा, ARC। एंड फ्रेंड्स कुछ टर्म्स हम ARC पे जाए, उसके पहले बेसिक टर्म्स। तो जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लोन कहते हैं, उसे यहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस कहा जाता है, एंड उसे कलेक्टिव तरीके से फाइनेंशियल असेट कहा जाता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना। दूसरा बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओरिजिनेटर कहा जाता है, बोरोवर को ऑब्लाइगर या ऑब्लिगेटर कहा जाता है,
गिविंग ऑफ लोन को असेट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, सेलिंग ऑफ लोन को असेट रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज को सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ टर्म्स कहे कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम किस चीज को क्या कहते हैं, जिससे आपको उस चीज का आइडिया आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली नोट डाउन दिस टर्म्स विच आर देयर ऑन द बोर्ड। अब इस बेस के साथ अब हम आज कौन सी चीजों को देखना शुरू करते हैं, राइट? देन आज हमें मेन एक कॉन्सेप्ट देखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज के लिए दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसका सेक्शन अगर मैं नोट डाउन करूं तो इट इज सेक्शन 3। फ्रेंड्स, लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर दैट आपको कोई सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहां सेक्शन नहीं सब सेक्शन के साथ लिखूंगा, जिससे आप इसे या तो मॉड्यूल के साथ या तो नौकर के द्वारा प्रोवाइड किए गए मटेरियल के साथ या कोई भी रेफरेंस बुक के साथ कोरिलेट कर पाओ। सो सबसे पहला टॉपिक रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी। फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन का उल्लेख कल के लेक्चर में भी आया था जब हम क्वालिफाइड बायर्स का डेफिनेशन देख रहे थे। क्वालिफाइड बायर्स के डेफिनेशन में आता था कि क्वालिफाइड बायर्स कौन है कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स खरीद सकते हैं। उसमें आता था क्वालिफाइड बायर में एक था नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देन देयर वर सर्टेन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, देन देयर वाज स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। चौथा आता था रजिस्टर्ड एआरसी, जिसमें ऐसा कहा जाता था asset reconstruction company which is granted a certificate of registration under subsection 4 of section 3। तो वही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं फ्रेंड्स ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो कोई भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर सबसे पहला सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। जो क्या कहता है, नो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी shall commence or carry on the business of securitization or asset reconstruction unless it has obtained
certificate of registration, and it has net owned funds. इसका मतलब फ्रेंड्स, सबसे पहले उन्हें क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। एंड दूसरा, उनके पास क्या होना चाहिए? नेट ओन्ड फंड्स, जिसकी पहले लिमिट 2 करोड़ की थी। फिर 28 अप्रैल 2017 को ये 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया, और ऐसा कहा गया कि नेक्स्ट 1 साल तक जो भी पुराने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्हें क्या करना होगा? देन उन्हें अपने नेट ओन्ड फंड को इंक्रीज करना होगा। प्लस इतना ही नहीं, पर दे हैव टू गिव द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट सर्टिफिकेट दैट देयर नेट ओन्ड फंड इज नाउ परफेक्ट। सो फिलहाल नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो मैं आपको कह सकता हूं, इट इज मिनिमम 100 करोड़ रुपीस। सो अगर कोई आप आज कोई नई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपके पास 2 चीजें होना जरूरी, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 100 करोड़। एंड मान लो ये एक्ट आया 2002 में और उसके पहले की कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो उसे एक्ट के कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों रिक्वायरमेंट का पालन करना था। प्लस आप मुझे कहोगे कि सर, क्या आज कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है? तो फ्रेंड्स, यस, देयर आर सो मेनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया. You can just Google it out. And the very first asset reconstruction company which was registered is Paras, Prithvi Asset Reconstruction and Securitization Company Limited. So that was the first asset reconstruction company which was registered in India. And apart from that, there are many asset reconstruction companies, and one of the best performing right now is also Reliance ARC. So you can just Google it out. You will find n number of companies which are right now operating. Now friends, second important thing is now we are going to see the registration process, right? This was section 3 subsection 1. अब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपके साथ एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि हाउ इट गोज, फिर हम एक एक पार्ट को एनालाइज करते हैं. दिस इज कंपनी. सबसे पहले पूरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहते हो तो यू शुड बी अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013. वो एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कन्वर्ट होगी. पर अगर एक कंपनी को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना हो तो उसका आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. तो नाउ सी व्हाट विल हैपन. सबसे पहले व्हाट विल हैपन, कंपनी हैज टू डू वेरियस फॉर्मेलिटीज. अगर आप एंड उसके लिए नोट इज नोट 1. हम एक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से बारीकी से आज समझेंगे. उसके बाद जैसे कंपनी फॉर्मेलिटीज करती है, एंड बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी. देन व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल validate the application against
द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो हम डिस्कस करते हैं इन नोट 2। वेरी सिंपल, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चेक करने के बाद क्या आरबीआई को सही लगा? दो सिचुएशन, यस या नो, राइट। अगर यस तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हमारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। एंड अगर नो लगा तो आरबीआई क्या करेगा? तो इन दैट सिचुएशन what RBI will do? रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये हम किस में डिस्कस करते हैं? नोट 3 में। और वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जर्व करने के बाद दो सिचुएशन हो सकती है, या तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा या तो एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्राइटेरिया इसका। सबसे पहले अप्लाई, वैलिडेशन, डीम फिट टू रजिस्ट्रेशन, या फिर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट्स हाउ द थिंग्स विल गो। अब फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सेक्शन डाल दूं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, पता है फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3। तो यहां पे आ जाएगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, एंड जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, एंड एक और सबसेक्शन है। ये फ्रेंड्स आप पूरा सिमिलर डायग्राम आपके नोटबुक में भी बना दो, राइट। दैट इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 टू एंड अप विद सेक्शन 3(6) के अगर कोई भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ पर्टिकुलर प्रकार के चेंजेस करना चाहती है तो उसे प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लेना ही पड़ेगा। सो इस डायग्राम को हम एकदम ल्यूसिड तरीके से समझने जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज क्या आएगी हमारी? नोट 1। आई थिंक सो आपने वीडियो को पॉज करके उसे कॉपी कर लिया होगा। अब सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज नोट 1, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी। एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी में क्या आएगा? सबमिट
एप्लीकेशन फॉर्म, annex document, payment of fees. So three things: form, document, fees, and very important, all these three things as prescribed under section 3 subsection 2 and done by कंपनी टू आरबीआई. ये सब कुछ कंपनी किसको देती है? आरबीआई को. उसके बाद फ्रेंड्स, दिस वाज नोट 1, ये पोर्शन. नाउ वी आर मूविंग टू नोट 2, that is this particular eligibility criteria. This eligibility criteria is given under section 3 subsection 3. The criteria is given under section 3 subsection 3. Now what is the criteria? तो सबसे पहले मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी इन मॉड्यूल इन द नोट्स विच आर गिवन टू यू द क्राइटेरिया इज गिवन इन डिटेल. आई एम जस्ट राइटिंग हियर इन शॉर्ट. सबसे पहले चेक कर लिया जाएगा कि मीन्स जो एप्लीकेंट है वो कंपनी है. दूसरा एप्लीकेंट इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन. फ्रेंड्स, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेंट जो है वो कोई केस वेस में इन्वॉल्व नहीं है. An applicant is fit and proper sponsor. बेसिकली स्पॉन्सर्स यानी क्या? तो फ्रेंड्स प्रमोटर्स भी आ जाएंगे और किसी के भी पास अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के 10% या उससे ज्यादा कैपिटल हो तो उसे हम यहां पे क्या कहते हैं? स्पॉन्सर कहते हैं. तो सबसे पहले एप्लीकेंट के बारे में ये चेक कर लिया जाएगा. दूसरा फिर क्या चेक किया जाएगा? देन फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर्स, सेटअप्स, ऑफिसेस, सब कुछ इज एडिक्वेट टू डू सिक्योरिटाइजेशन, asset reconstruction, realization of financial asset, and redemption of security assets. So friends, मैं ये चार चीजों को याद रखवाता हूं. सिक्योरिटाइजेशन, कंपनी ने पैसे रेस किए. असेट रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी ने असेट रिकंस्ट्रक्शन यानी कंपनी ने बैंक के पास से असेट को खरीदा. रियलाइजेशन यानी बोरोवर के पास से उसे रियलाइज किया. एंड रिडेम्पशन यानी सिक्योरिटी रिसिप्ट के पैसे वापस चुका दिए. ये इसको मैं क्या करता हूं? देन फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसा एक ब्लू हाईलाइट दे देता हूं और मैं इसको एक बड़ा सा ऐसा
राउंड कर देना। सो मैं जब कभी ऐसा राउंड करूं तो इसका मतलब आपको समझना है ये 4 चीजें करने के लिए पर्याप्त हमें चीजों को चाहिए। सो आरबीआई चेक कर लेगा कि जो एप्लीकेंट एआरसी है उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। चलो एप्लीकेंट एलिजिबल है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स has knowledge and experience required to। अब मैं क्या करूंगा पता है फ्रेंड्स, अब तो सर ये क्या किया, आज जब एग्जाम में लिखते हो तो आपको क्या लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू डू सिक्योरिटाइजेशन, asset reconstruction, realization of financial asset and redemption of security receipts। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स not convicted, punished for any offense इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड यानी इमोरल। सो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी एकदम कैपेबल एंड एकदम पवित्र है, वो चेक किया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डिसाइड करते हैं, पर उस चीज को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज के द्वारा। तो एम्प्लॉयज ऑल्सो हैज knowledge and experience required। I hope friends अब आप समझ चुके हो, required for 4 types of activities। उसके बाद खास करके आरबीआई चाहता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एकदम कंप्लायंट तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से काम करे। तो agrees to comply with क्या, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा, डायरेक्शंस ऑब्लिक ऑर्डर्स issued by central government and RBI from time to time। एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ आरबीआई, यानी एआरसी कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में ना चली जाए, इसलिए आरबीआई रेगुलरली कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इश्यू करता है। जैसे बैंक्स के लिए एसएलआर सीआरआर होता है, वैसे एआरसी के लिए भी होता है, उसका पालन करने के लिए हमारी कंपनी रेडी होनी चाहिए। एंड लास्ट एक नो ऑपरेटिंग लॉसेस ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट ये ऑपरेटिंग लॉसेस वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी एआरसी जो थी, जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है इनटू रजिस्टर एआरसी, उनके लिए ही है, ये सबके लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो 6 क्राइटेरिया है। कैसे हम इसे याद रखेंगे, पहले एप्लीकेंट को चेक करो, फिर एप्लीकेंट यानी एआरसी काम कैसे करेगी, तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजों की जरूरत होती है, डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंप्लीमेंटेशन एम्प्लॉय। सब कुछ परफेक्ट है तो आरबीआई उसे रेगुलेट करना चाहता है, तो आरबीआई के
नॉर्म्स। एंड लास्टली, अगर पुरानी एआर से रजिस्टर करवाना चाहती है तो गवर्नमेंट चेक करना चाहता है कि भाई जब नियम नहीं थे तब तुम लॉसेस में काम कर रहे थे, तो अब तो नियम आने के बाद थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस आएगी तो तुम्हारे लॉसेस होने चाहिए। दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये डायग्राम के अंदर जो यहां पे जो नोट 2 था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हमने यहां पे डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स लास्ट क्या, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी मानो कि हमने आरबीआई को अप्लाई किया और आरबीआई को कोई चीज सही नहीं लगी, तो आरबीआई क्या करेगी, ऐसे ही रिजेक्ट कर देगी? देन द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आरबीआई विल गो फॉर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कभी भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई भी नेगेटिव एक्शन लेते हैं तो उसके पहले दे ऑलवेज ऑब्जर्व दिस रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। So friends, then comes the note 3, that is rule of natural justice. Why I'm explaining you this concept very much in detail, because this is common with various other economic laws. Now in this, first what will happen, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कब आएगा, जब आरबीआई ने एनालाइज किया और आरबीआई को ऐसा लगा कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, तो record grounds of rejection in writing, show cause notice, give reasonable opportunity of being heard, still आरबीआई डीम्स फिट रिजेक्शन। यानी एक बार एप्लीकेंट कंपनी को वापस से सुनने के बावजूद क्या रिजेक्शन करना सही लग रहा है? नो, तो गिव सर्टिफिकेट, एंड यस तो रिजेक्ट एप्लीकेशन। दिस इज रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो इस तरीके से फ्रेंड्स पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, जो हमने पूरा अभी देखा। तो आप इसको भी पॉज करके कॉपी कर लो। एंड इसके बाद फ्रेंड्स व्हाट कम्स इज लास्ट थिंग इन दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, सेक्शन 3 subsection 6, changes by asset reconstruction company. Now इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिस्क्राइब चेंजेस। यानी आरबीआई ने क्या कहा है, चेंज इन MNO। मैं इसे याद रखवाता हूं। व्हाट इज दिस चेंज इन MNO? चेंज इन मैनेजमेंट। यानी अगर एआरसी अपने मैनेजमेंट में चेंज करना चाहती है, ये बिजनेस ट्रांसफर से, मर्जर से, टेक ओवर से, डायरेक्टर्स के चेंज में, कोई भी प्रकार से मैनेजमेंट में चेंज करना चाहती हो, या अपना नाम में चेंज करना चाहती हो, या अपनी ऑफिस, एंड वी आर कंसर्न विथ रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना चाहती हो, तो लॉ सेज दैट
prior permission of RBI is must. And the decision of RBI with respect to change in management is यानी इसके खिलाफ आप फर्दर कोई अपील कर सकते नहीं हो. सो नॉर्मली एआरसी कोई भी चीजों में चेंज करना चाहे तो उसे कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है, पर जब एआरसी अपने मैनेजमेंट में, नेम में या रजिस्टर ऑफिस में चेंज करना चाहे तो उसे कंपनीज एक्ट को फॉलो करने के पहले स्पेसिफिकली आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ सेक्शन 3 goes, and you can say that the whole point was with respect to section 3. So अगर हम फास्टली इस सेक्शन 3 को देखें तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज चार्जिंग सेक्शन. वी सेड हर एक के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस नेट ओन फंड होना चाहिए. सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 इज formalities. Section 3 subsection 3 is eligibility criteria. Subsection 4 is certificate of registration. 5 is rule of natural justice. 6 is certain changes. That's how this whole section 3 is made up of. You can see, friends, so you can just pause this video later on and you can कॉपी ऑल द थिंग्स. सो फ्रेंड्स, ये हमने क्या कंप्लीट किया, तो आपकी जो नोट्स है या मॉड्यूल, दोनों में से कोई भी जगह पे ये जो आप स्क्रीन के ऊपर सेक्शन 3 देख पा रहे हो, वीडियो पॉज करके अब आपको ये पूरा देख लेना है. एंड फ्रेंड्स, दिस इज विच कैटेगरी? देन यू कैन से दैट दिस इज ए कैटेगरी आंसर. ये आपको पूरा पढ़ना है. मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ. यू जस्ट रीड इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी. So friends, after reading this, now let us move towards section number 4. As you can see on the screen, section 4 is cancellation of certificate of registration which is already granted to an asset reconstruction company. Now first let us take the base. Which is, you can say, cancellation और रिवोकेशन. मैं शॉर्ट में लिखता हूं ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिवोकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब फ्रेंड्स, इसके अंदर खास करके हमें क्या समझना है? सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिसके अंदर सर्टिफिकेट कैन बी कैंसल. ये ग्राउंड्स दो प्रकार के हैं. रिलैक्स्ड ग्राउंड्स एंड स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स. व्हाट आई मीन टू से बाय रिलैक्स्ड ग्राउंड्स, तो अगर रिलैक्स्ड ग्राउंड्स वाली कोई भी सिचुएशन आती है तो आरबीआई चेक करेगा कि अगर हम रिवोकेशन को थोड़ा डिले करें तो विल दैट डिले बी प्रेजुडिशियल, हानिकारक, नुकसानकारक टू द कंपनी और सिक्योर्ड रिसिप्ट होल्डर. अगर नो
तो दे विल अलाउ सम टाइम, एंड इफ इट इज हानिकारक, नुकसानकारक, डेट्रीमेंटल, प्रेजुडिशियल, तो दे विल डायरेक्टली रिवोक। एंड स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स आर, अगर वो ग्राउंड्स पाए गए तो आरबीआई सीधा हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा। सो हाउ द थिंग्स विल गो, अगर ग्राउंड्स आर रिलैक्स्ड तो आरबीआई विल सी डिले prejudicial, yes, revoke, and no, तो allow time to comply। क्या एआरसी ने कंप्लाई किया? नो एंड यस, तो कंटिन्यू एआरसी। एंड अगर स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स हो गए तो डायरेक्टली क्या कर देंगे? सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स ये है, अगर एआरसी को लग रहा है कि गलत तरीके से उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल किया गया है तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर रिवोकेशन। एंड तीसरा इफेक्ट क्या है? नो न्यू सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन पोस्ट रिवोकेशन। यानी हम ध्यान में लेके कि एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है उसके बाद आप कोई भी नया सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बट पोस्ट रिवोकेशन ऑल्सो ARC to continue its operation till security receipts are not redeemed notwithstanding। यानी मान लो जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते थे कि हमने एग्जाम्पल मान लो हमने 2001 में सिक्योरिटाइजेशन किया एंड जो कंप्लीट होने वाला है 2002 में रिडेम्पशन है। अब बीच में अगर रिवोकेशन हो गया तो कब हुआ रिवोकेशन? इन दिसंबर 01। तो दिसंबर 01 के बाद हमारी एआरसी कोई नया सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, पर जब तक ये रिडेम्पशन ना हो जाए तब तक इट विल कंटिन्यू एज एआरसी, यानी वो पुराने सारे चीजें कंप्लीट कर सकती। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? रिवोकेशन इज prospective and not retrospective. Is prospective and not retrospective. That is a basic simplest understanding of this particular concept of revocation. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पूरा समझेंगे। मैं कुछ ग्राउंड्स को रिलैक्स्ड ग्राउंड्स कहूंगा। रिलैक्स ग्राउंड्स यानी कुछ और नहीं, नोट 1, स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स यानी नोट 2, ये प्रेजुडिशियल की बात करते हैं यानी नोट 3, अपील यानी नोट 4, राइट। तो इस तरीके से हम पढ़ते साथ साथ और उसे चेंज करते हैं। नाउ लेट अस सी द एक्चुअल मटेरियल। कब कब
नोट 1, राइट, या पहले ग्राउंड्स देखते हैं. द आरबीआई मे कैंसल अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एन एआरसी if such company ceases to carry on business of securitization या asset reconstruction. अब ये जो है वो डायरेक्ट है, यानी ये जैसे होगा तुरंत सर्टिफिकेट गॉन. ceases to receive or hold any investment from qualified buyers, बिकॉज अब जानते हो क्वालिफाइड बायर के अलावा कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट खरीद पाएगा नहीं. डायरेक्ट कैंसलेशन. हैज फेल्ड टू कंप्लाई विथ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड. दिस इज रिलैक्स्ड, राइट, यानी ऐसा हुआ होगा तो टाइम दिया जाएगा अगर प्रेजुडिशियल ना हो तो. हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी 3 वाली कंडीशंस, रिलैक्स्ड. फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय आरबीआई, रिलैक्स्ड. फेल टू कंप्लाई टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शंस, रिलैक्स्ड. यानी फ्रेंड्स आप जानते हो जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, ये सब अलग अलग एक्ट के द्वारा रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, वैसे इसे भी आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा while maintaining the accounts. Submit or offer for inspection, यानी inspection है देर में डिफॉल्ट हो. Submit or offer for inspection its books of accounts or other relevant documents when so demanded by RBI, उस पे फेलियर हो. Obtain prior approval of Reserve Bank of India for substantial change, यानी वो मैनेजमेंट नेम यानी 3(6) का पालन ना हो. तो लॉ क्या कहता है? Before cancelling a certificate of registration, ये वाला, on any of the following grounds, the Reserve Bank shall give an opportunity to such company to take necessary. कौन से situations में? 3(3), basically 3(4), and तीसरा कौन सा आता है? 3(6), यानी 3(3), 3(4), 3(6) ये तीन हो तो we need to see to that दैट एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाए, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए. अगर वो सुधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी सारे सिचुएशंस में इट नीड्स टू बी कैंसल्ड इमीडिएटली. एंड अगर कैंसलेशन होगा तो एआरसी को लग रहा है कि अगर वो अग्रीव्ड है तो दे कैन ऑलवेज प्रिफर एन अपील टू विद इन 30 days, राइट, एंड उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दी जाएगी. एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ क्वालिफाइड बायर्स एंड हुज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड और सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड shall, very important, notwithstanding such cancellation, be deemed to be an ARC until it repays its entire investments held by it together with interest if any within such period as the RBI में direct. इसका मतलब क्या? जो रिवोकेशन है उसकी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगी, उसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होती नहीं. तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये आप ध्यान से पढ़ लेना. मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ. तो हम जो देख रहे थे इसको, तो रिलैक्स ग्राउंड्स कौन कौन से थे कि हमारी कंपनी सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 को फॉलो ना करे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका पालन ना करे, या सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस का पालन ना करे, तो उन्हें मौका दिया जा सकता है प्रोवाइडेड डीले प्रेजुडिशियल ना हो. पर कौन से स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स थे? तो हमारी कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दे, सिक्योरिटी क्वालिफाइड बायर्स सिक्योरिटी रिसिप्ट होल्ड करना बंद कर दे, या फिर हम बुक्स सबमिट ना करे, इंस्पेक्शन में ना दे. तो ऑल दिस सिचुएशंस वेयर व्हाट, वेयर यू कैन से दैट दे आर प्रेजुडिशियल इन नेचर, तो वहां स्ट्रिक्ट रिवोकेशन आ जाता है. तो हम अगर ये नोट्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर मेन इज दिस स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग जो आपको ध्यान में रहना चाहिए. फिर तो आप सेक्शन 4 तुरंत डायरेक्ट से पढ़ के उसे याद रख सकते हो. अब फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज हमने देखा सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 3 एंड 4. अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम आज ले रहे, वो है सेक्शन 10. That is what section 10. What basically section 10 is? तो
तो आप कह सकते हो कि एआरसी मेनली दो काम, पहले एक चीज देखते हैं, कोई भी कंपनी हो वो बेसिकली कौन से काम कर, एआरसी मेनली दो काम कर सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। उसके अलावा अगर उसे कुछ काम करने हो तो वो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेके कर सकती है। कौन से काम? एनी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में act as an agent for any bank or financial institution for purpose of recovering their dues from borrower on payment of such fees or charges as may be mutually agreed between the parties। यानी एआरसी पूरा असेट खरीदने की जगह बैंक को ऐसा कहेगी कि मैं तुम्हें असेट रिकवर करके दूंगा, उसमें से हमारे चार्जेस काट लूंगा एंड बाकी पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। या फिर एक्ट एज मैनेजर, यानी बैंक ने जो असेट्स गिरवी लिए उसको मैनेज करने के लिए एक्ट कर सकता है। एंड कई बार कोर्ट को अगर रिसीवर अपॉइंट करना हो या ट्रिब्यूनल को रिसीवर अपॉइंट करना हो तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिसीवर। सो दे कैन एक्ट एज एन एजेंट, दे कैन एक्ट एज एन मैनेजर और दे कैन एक्ट एज अ रिसीवर। खास करके उन्हें ध्यान क्या रखना है, दैट एन एआरसी कंपनी शेल नॉट एक्ट एज एन मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिव्स राइज टू एनी पिक्यूनियरी मॉनेटरी लायबिलिटी। यानी अगर मैनेजर की तरह काम करने से एआरसी की लायबिलिटीज बढ़ती है तो एआरसी को मैनेजर की तरह एक्ट करना चाहिए। एंड खास करके नाउ व्हाट सेज, एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एन एआरसी शेल नॉट कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस अदर देन सिक्योरिटाइजेशन और असेट रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो हमने सर्टिफिकेट ले लिया है, पर उसके अलावा जो भी अदर काम करने थे उसे वो शुरू नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। एंड ये तो नए एआरसी को एप्लीकेबल हो, यानी जब ये एक्ट आया तब से एप्लीकेबल हुआ। पर व्हाट अबाउट दोज ओल्ड एआरसीज विच वर प्रायर टू दिस कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट? तो उसके लिए उन्होंने कहा, जो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई पुरानी एआरसी है जो इस एक्ट के पहले बनी हुई थी तो वो तो ऑब्वियसली अदर वर्क भी करती होगी बिकॉज तभी एक्ट था नहीं, तो उन्हें एक्ट के आने के एक साल के अंदर अंदर वो बाकी सारे अदर वर्क को कंप्लीट कर देना होगा। सो दे से इफ ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट any ARC is carrying on any business other than business securitization and asset reconstruction, it shall cease to carry on such business within 1 year from date of commencement of this act। So खास करके ओल्ड ARC थी या एग्जिस्टिंग ARC थी, उसको दो काम करने होंगे। एक्ट के आने के 6 महीने में रजिस्ट्रेशन, एक्ट के आने के 1 साल के अंदर अगर वो कोई अदर काम करते हो तो उन्हें बंद कर देना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा एनालाइज कर देते हैं। दिस इज सेक्शन 10। फंक्शंस ऑफ एआरसी। कोई भी कंपनी होती है उसके 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं मेनली। मेन, इंसिलियरी एंड तीसरा होता है अदर। मेन, एंसिलरी एंड अदर। अब एआरसी के मेन फंक्शंस कौन से? 2, सिक्योरिटाइजेशन एंड दूसरा क्या? असेट रिकंस्ट्रक्शन। एंसिलरी वो कितने फंक्शंस कर सकता है? तो 3 हमने देखा ना आगे। इट कैन एक्ट एज एजेंट, इट कैन एक्ट एज मैनेजर, इट कैन एक्ट एज रिसीवर। ये तीनों 3 काम एआरसी कर सकता है। अदर प्रोहिबिटेड, इसके अलावा वो कोई और काम कर सकता नहीं है। एंड खास करके क्या ध्यान रखना है, आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, एंड उसमें भी खास करके इसमें only if no pecuniary liability, तो ही
कर सकते हैं. So this is friends the important crux of section number 10 functions of ERC. सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिंदास कर सकते हैं. अदर फंक्शंस यानी एनसी एजेंट की तरह काम करना, मैनेजर की तरह काम करना, रिसीवर की तरह काम करना, तो ये सब आरबीआई के अप्रूवल के साथ कर सकते हो या आरबीआई के अप्रूवल के बाद कर सकते हैं. पहले अप्रूवल लेनी है. तीसरा था अदर काम जो है वो सारे काम एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, वो काम हम कर सकते नहीं है. दिस इज सेक्शन 10. अब फ्रेंड्स और एक सेक्शन देखते हैं आज के लिए लास्ट सेक्शन, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 9 के मेजर्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन. यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स बाय एक्विजिशन ऑफ असेट फ्रॉम ओरिजिनेटर एंड इट एंड्स व्हेन द फाइनेंशियल असेट इज एक्चुअली रियलाइज्ड. तो फाइनेंशियल असेट को रियलाइज करने के लिए व्हाट एआरसी कैन डू? तो सबसे पहले तो एआरसी क्या कर सकती है? देन सबसे पहले एआरसी कैन सी, मैं यहां साथ साथ री नंबर भी करता जाता हूं. सबसे पहले क्या कर सकती है? रीस्केड्यूलिंग. दैट इज रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स पेबल बाय बोरोवर. यानी मुझे जो पेमेंट लेना है और वो अब ड्यू है, मैं आरसी हूं, राइट, तो मैं बोल सकता हूं भाई 6 महीने के बाद पे करना. या दूसरा क्या कर सकते हैं? सेटलमेंट. अगर मुझे 100 रुपए लेने तो मैं कह सकता हूं भाई तू अभी 95 दे दे, 5 रुपए में वेव ऑफ करता हूं. तो वैसे वी कैन गो फॉर ऑलवेज सेटलमेंट ऑफ ड्यूज. तीसरा क्या कर सकते हैं? उसने जो असेट्स गिरवी रखे थे उसको इस एक्ट के तहत हमारे पोजेशन में ले ले और फिर उसे बेच दे. टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट्स. या चौथा हम क्या कर सकते हैं? तो फिर हम वो सामने वाला बोरोवर अगर कंपनी हो और वो अच्छी कंपनी हो तो हम उसके शेयर्स में हमारे डेट को कन्वर्ट करवा सकते हैं. दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स. पर इसके लिए खास ध्यान क्या रखना है? बोरोवर क्या होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए. ये 4 नॉर्मल चीजें थी जो कोई बैंक भी कर सकती है. पांचवी क्या कर सकते हैं हम लोग? देन टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर. ये हम देखेंगे पूरा. दिस इज सेक्शन 15. हम पूरा देखेंगे. टोमोबॉप टेक ओवर. या फिर वो क्या कर सकते हैं? दे कैन ऑलवेज गो फॉर सेल ऑफ द बिजनेस. वो बिजनेस को बेच सकते हैं. या फिर वो क्या कर सकते हैं? एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एंड ये भी हम पूरा देखेंगे. कब देखेंगे? सेक्शन 13. सो ये सारे स्टेप्स एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले सकता है असेट रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जब उसके पैसे रिकवर ना हो रहे. मैं इसको समराइज करके आपको बताता हूं. प्लस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लास्ट स्टेप आया था दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन वाला, वो एक्चुअली 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था. पर लॉ कहता है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, यानी पहले से ये था ऐसा मान लेना. नॉट दैट मच रेलेवेंट. एंड लास्ट इज व्हाट आरबीआई हैज टोल्ड दैट ये सारे मेजर्स करने के लिए हम पॉलिसी लेके आएंगे, नेसेसरी ऑर्डर्स टाइम टू टाइम इश्यू करते रहेंगे. तो हर एक एआरसी को इन पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस का रेगुलरली पालन करना. सो द पर्पस ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन बाय असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, द आरबीआई शेल इश्यू पॉलिसी and necessary directions, and the ARC shall take measures of asset reconstruction in accordance with policies and directions determined by RBI. So ये एक वापस एक important section है section 9. Section 9 is also A category. Section 10 is also A category. Let's try to summarize this. अब सबसे पहले ध्यान क्या रखना है?
concept. Asset reconstruction commences with acquisition of financial asset. An asset reconstruction concluded with रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन, मैं मान लो एआरसी हूं, तो मैं जब असेट खरीदता हूं तब से शुरू होता है, और जब तक मैं इसे रियलाइज नहीं करता तब तक ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर ये असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स को रियलाइज करने में कोई दिक्कत आती है, तो कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं? तो मैं एक अलग सीक्वेंस में लिखता हूं। फर्स्ट जो था दैट इज rescheduling of debt, second is scheduling of debt, third is taking possession of assets, fourth is फिफ्थ हम ले सकते हैं ये 5 नॉर्मल स्टेप्स है, पर और इंपॉर्टेंट कौन से? एक टेक ओवर ऑफ it's not takeover of business, it is takeover of मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एंड ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 में। इट विल कम इन टुमारोज सेक्शन। एंड लास्ट इज which will again come in tomorrow's lecture. So asset reconstruction company ये 7 अलग अलग मेजर्स ले सकती है, राइट? एंड उसके अंदर खास ध्यान क्या रखना है? व्हाट इज द आरबीआईज रोल? तो ये सारे मेजर्स के लिए पॉलिसी एंड डायरेक्शन बनेगा, एंड उसका विल बी मेड बाय आरबीआई एंड इट विल बी फॉलोड बाय asset reconstruction company. So this is an important analysis of section number 9. So आज फ्रेंड्स बेसिकली हमने 4 अलग अलग सेक्शन देखे। अगर मैं आज की समरी लूं तो हमने 4 अलग अलग सेक्शन देखे, राइट? जिसमें सबसे पहला सेक्शन था थ्री, 4, 9 एंड 10। चारों चार बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 3 इज सेक्शन 4 इज cancellation or revocation, section 9 is measures and section 10 is functions। अगर हम फास्ट रिवाइज करें तो सेक्शन 3 के अंदर मेनली था कि एआरसी जो है उसको दो चीज चाहिए, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेट ओन फंड।
नेट ओन फंड आज की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 100 करोड़। सर्टिफिकेट के लिए उसे 3-2 के अंदर अप्लाई करना था। 3-3 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी फ्रेंड्स? एप्लीकेंट सही होना चाहिए, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज होने चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, एंड नो ऑपरेटिंग लॉसेज इन पास्ट 3 years फॉर ओल्ड एआरसीज। सब कुछ सही हो तो 3-4 पे सर्टिफिकेट मिलता था। कुछ इश्यूज हो तो 3-5 के अंदर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, एंड 3 सबसेक्शन 6 ये कहता था कि अगर आप मैनेजमेंट नेम या रजिस्टर ऑफिस में चेंज करते हो तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में जब आप आरबीआई को पूछते हो तो आरबीआई जो कहता है दैट विल बी फुल एंड फाइनल। देन सेक्शन 4 वाज देयर। सेक्शन 4 के अंदर रिवोकेशन के ग्राउंड्स थे। कुछ ग्राउंड स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट में कौन से थे? अगर आप आपका बिजनेस बंद करते हो, क्वालिफाइड बाय इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करते, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हो, सबमिट करते हो, तो उन सिचुएशन में आरबीआई सीधा आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देता है। पर अगर कुछ रिलैक्स ग्राउंड्स हो, यानी सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के उल्लंघन हो, 3 सबसेक्शन 4 की टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन हो, 3 सबसेक्शन 6 की टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन हो, तो आरबीआई देखता है कि क्या आपको पालन करने का मौका देना प्रेजुडिशियल है, नहीं है तो थोड़ा समय देगा, अदरवाइज वो सीधा कैंसिल कर देगा। प्लस वन मोर थिंग, जब आरबीआई सर्टिफिकेट को कैंसिल करती है और एआरसी को लगता है गलत है तो एआरसी कैन ऑलवेज अपील, एंड आरबीआई जब भी सर्टिफिकेट कैंसिल करती है, जब तक पुराने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम ना हो जाए तब तक एआरसी विल कंटिन्यू। एआरसी नया काम कर सकती नहीं है। क्रक्स, रिवोकेशन इज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। सेक्शन 9 के अंदर कुछ मेजर्स थे, राइट। फास्ट अगर मेजर्स को रिवाइज करनी हो तो रीस्केड्यूलिंग कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, पोजेशन ले सकते हो, शेयर्स को डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बिजनेस बेच सकते हो, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हो, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर सकते हो। लास्ट दो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट वाज सेक्शन 10। अगर एआरसी सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन करती है तो वो बिंदास कर सकती है, पर उसके अलावा वो एनसीएलआर अदर काम करना चाहती है, जैसे एजेंट की तरह एक्ट करना चाहती हो, मैनेजर की तरह एक्ट करना चाहती हो, रिसीवर की तरह एक्ट करना चाहती हो, तो उसे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल चाहिए। और ये 5 के अलावा छठा कोई भी काम एआरसी कर सकती नहीं है। जब एआरसी रिसीवर या मैनेजर की तरह एक्ट करना चाहती है तो वो फीस जो होगी वो एआरसी एंड बैंक मिलजुल के डिसाइड कर सकते हैं, उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो। एंड खास करके एआरसी को मैनेजर की तरह कभी एक्ट नहीं करना चाहिए जब उसका इस तरीके से एक्ट करना पिक्यूनरी यानी मॉनेटरी लायबिलिटी को अराइज करता हूं। सो दिस वाज फ्रेंड्स समथिंग with respect 4 sections taken up today, and this all 4 sections are very very important one. So I request that kindly go through all these notes again. Please write it down in your notebook because देखो फ्रेंड्स, आप खाली वीडियो लेक्चर अटेंड करते रहोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगे। पर अगर आप वीडियो लेक्चर को एकदम प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप एक काम करो, खाली देखो मत, देखने के साथ साथ इसे नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करते रहो, साथ साथ पॉज कर करके पढ़ा करो। आपको क्या करना चाहिए, एक सेक्शन आप यहां देखते हो उसे नोटबुक में रिकॉर्ड करो, फिर उस सेक्शन को पढ़ो, फिर नेक्स्ट सेक्शन को देखो, नोटबुक में रिकॉर्ड करो, फिर वापस से पढ़ो। ऐसा करो और एंड में वापस से ये आज के जो 4 सेक्शन है उससे आप एक बार पढ़ लो। एंड हो पाए तो कल के लेक्चर में आने से पहले, आज इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा, कल के लेक्चर में आने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख लेना, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज how the enforcement of security interest takes place. Thank you. And हाँ, अगर आपको कोई भी प्रकार के डाउट्स है तो you can WhatsApp me on same very clearly writing only WhatsApp, no call, right? And wait, आप तुरंत WhatsApp करें तो तुरंत जवाब नहीं मिलेगा, within a day or so you will get the reply. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.